आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम में से हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी ये खालीपन ने या फिर लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन को घूरता रहा है। और बस यही सोचता रहा है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। बिल्कुल। दिमाग में कुछ नया करने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सामने कोई बहुत बड़ी अदृश्य दीवार खड़ी है। हाँ, एक तरह का मेंटल ब्लॉक हाँ, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सही कहा। तो आज हम इसी क्रिएटिविटी के असल मायने समझने वाले हैं और उन मानसिक बाधाओं की गहराई में जाएंगे जो किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले ही हमारे कदम रोक देती हैं। आज इस विस्तृत चर्चा के लिए हमने जो सोर्स चुना है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। ह्यू मैकलियोड की बेहद चर्चित और हमारी सोच को झकझोर देने वाली किताब इग्नोर एवरीबॉडी। बहुत ही शानदार किताब है ये। और शुरुआत में ही ये साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब या आज की ये चर्चा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पेंटिंग करते हैं या कविताएं लिखते हैं। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये हर उस इंसान के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो जिंदगी में किसी भी नए आइडिया को धरातल पर उतारना चाहता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो सकता है। एकदम सही। चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नया प्रोजेक्ट प्लान करना हो या अपनी जिंदगी का कोई नया रास्ता चुनना हो। हमारे आसपास कई ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो रचनात्मकता को एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी चीज बना देती हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि कुछ नया करने के लिए शुरुआत से ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, या फिर कदम कदम पर दोस्तों का वैलिडेशन बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ा मिथक तो यह है कि अपने पैशन को पूरी तरह जीने के लिए अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये तो बहुत ही आम धारणा है आज के समय में। बिल्कुल। यही वो सारे मिथक हैं जिन्हें आज हम एक एक करके तोड़ने वाले हैं। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उन बेड़ियों को पहचाना और काटा जाए जो किसी भी इंसान को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे पहले कदम से, यानी आइडियाज के आने से। किताब में एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सटीक तुलना की गई है। इसमें कहा गया है कि क्रिएटिविटी और प्रेरणा असल में हिचकी की तरह होती हैं। हिचकी? ये तुलना सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही गहरी भी है ना? जरा सोचिए, क्या कोई इंसान बहुत सारा ध्यान लगाकर या जबरदस्ती खुद को हिचकी दिला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब हिचकी आ रही हो तो क्या कोई उसे अपनी मर्जी से रोक सकता है? वो भी नहीं। आइडियाज का भी बिल्कुल यही हाल है। वो अपनी मर्जी से आते हैं। बिल्कुल, वे अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम एक कुर्सी पर बैठते हैं, सामने कॉफी का मग रखते हैं, पेन उठाते हैं और दिमाग को ऑर्डर देते हैं कि चलो अब कोई दुनिया बदल देने वाला आइडिया सोचो। और उस वक्त दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, एकदम ब्लैंक। बेहतरीन आइडियाज हमेशा तब आते हैं जब इंसान उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा होता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मानव मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। जब हम किसी काम को करने के लिए खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक तरह के तनाव या फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। और तनाव रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक शांत दिमाग ही नए कनेक्शंस बना सकता है। यही कारण है कि सबसे शानदार विचार अक्सर बस में सफर करते समय, नहाते समय या बस यूं ही खिड़की से बाहर देखते हुए आते हैं। मतलब जब दिमाग शांत हो। हाँ, जब दिमाग किसी खास लक्ष्य पर फोकस नहीं कर रहा होता तभी वो यूरेका वाला पल आता है। और लेखक ह्यू मैकलियोड ने अपने खुद के जीवन से इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण साझा किया है। जब वे शुरुआत में ड्राइंग किया करते थे तो उनके साथ भी यही होता था। सफर करते वक्त या किसी से बात करते वक्त अचानक कोई कमाल का आइडिया आता था। वे सोचते थे कि अरे वाह, ये बहुत अच्छा विचार है, वीकेंड पर जब समय मिलेगा तब इस पर आराम से बैठकर काम करूंगा। और नतीजा क्या होता था? वो भूल जाते होंगे। बिल्कुल, वीकेंड आने तक वो आइडिया दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुका होता था। और उस भूलने की आदत से बचने के लिए उन्होंने जो उपाय निकाला वो किसी भी नए क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, वो बिजनेस कार्ड वाला आइडिया। एकदम सही। उन्होंने हमेशा अपने साथ एक पेन और अपने बिजनेस कार्ड रखने शुरू कर दिए। जैसे ही कोई विचार दिमाग में आता, चाहे वो कितना भी छोटा या कच्चा क्यों न हो, वे उसे तुरंत उस बिजनेस कार्ड के पीछे लिख लेते थे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका नहीं है, ये अपने विचारों को सम्मान देने और खुद पर भरोसा जताने का एक तरीका है। ये बहुत गहरी बात है।
जब हम अपने ही आइडियाज को तुरंत नोट करते हैं तो हम खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारे विचार मायने रखते हैं। बिल्कुल। जब बाद में कभी काम शुरू करने को लेकर मन में शंकाएं आती हैं या खालीपन महसूस होता है तो यही छोटे छोटे नोट किए गए कार्ड्स एक दिशा देते हैं। और हाँ, किताब में एक बहुत ही मजेदार सलाह भी दी गई है। वो कमरे से बाहर जाने वाली। हाँ, अगर कभी ऐसा लगे कि दिमाग बिल्कुल खाली है और कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो उस खाली स्क्रीन या पन्ने को घूरते हुए जबरदस्ती बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। उससे तो फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है बस। सही कहा। बेहतर है कि इंसान कमरे से बाहर निकल जाए, कोई और काम करे, क्योंकि बाहरी दुनिया से जुड़ने पर ही वो आइडिया वाली हिचकी दोबारा आ सकती है। एकदम सही बात है। या मिल जाता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आइडिया आने के तुरंत बाद एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी हमें घेर लेती है, और वो है परफेक्शनिज्म का भ्रम। ओहो, ये तो सबसे बड़ी रुकावट है है। ना? हम अक्सर सही समय या सही साधनों का इंतजार करने लगते हैं। किताब में एक ऐसे इंसान का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है जो अपना एक वीडियो चैनल शुरू करना चाहता है। हाँ, और वो शुरुआत करने से पहले ही किस तरह के जाल में फंस जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। वो वीडियो शूट करने के बजाय हफ्तों तक इंटरनेट पर बस यही सर्च करता रहता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा कौन सा है। फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढने लगेगा। एकदम। फिर सवाल आता है कि इस वीडियो की एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पर की जाए, इसे किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए। अगर इसे किसी ने नहीं देखा तो क्या होगा? और वो सबसे बड़ा डर, इंसान कभी अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से होनहार लोग फंसकर रह जाते हैं। असल में ये परफेक्शन की चाहत नहीं है, ये परफेक्शन के नाम पर टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक रूप है। एक बहाना है बस। बिल्कुल। इंसान अपने अंदर के फेल होने के डर को छुपाने के लिए सही साधनों की कमी का बहाना बनाता है। रही बात उस डर की कि अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक बात समझनी होगी। वो क्या? जब तक कोई चीज दुनिया के सामने आएगी ही नहीं, तो उसे पसंद या नापसंद करने का सवाल ही कहाँ उठता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता सिर्फ उस काम को शुरू करने और उसे पूरा करने की होनी चाहिए। बहुत सही पॉइंट है ये। और इसी टालम टोल के चक्कर में हम कितनी आसानी से ध्यान भटकाने वाली आदतों का शिकार हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब कोई मुश्किल काम शुरू करना होता है तो अचानक हमें याद आता है कि फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया था। हाँ, फोन चेक करना तो सबसे आम है। या काम करते करते अचानक हर 15 मिनट में ऐसा लगने लगता है कि रसोई में जाकर कुछ खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। फ्रिज खोलकर देखना कि कुछ नया तो नहीं आ गया। बिल्कुल। या फिर अचानक याद आता है कि कमरे की सफाई करनी बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से ध्यान भटकता रहेगा और हम सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचना तो दूर की बात है, सफर की शुरुआत भी कभी ठीक से नहीं हो पाएगी। इस परफेक्शनिज्म के मिथक को तोड़ने के लिए इतिहास के महान कलाकारों के जीवन को देखना चाहिए। विंसेंट वैन गो का नाम तो सबने सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। हाँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। क्या आपको पता है कि वो अक्सर अपनी कालजे पेंटिंग्स में सिर्फ 6 रंगों का इस्तेमाल करते थे? क्या बात कर रही हैं? सिर्फ 6 रंग? ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। उन्होंने कभी ये सोचकर अपना काम नहीं रोका कि जब मेरे पास दुनिया के सबसे महंगे और सारे रंग होंगे या जब मेरे पास सबसे बेहतरीन स्टूडियो होगा तभी मैं पेंटिंग करूंगी। मेरा मतलब है करूंगा। वो बस काम करते थे। हाँ, इसी तरह दुनिया के कई महान लेखकों ने कोई महंगे टाइपराइटर या शानदार डेस्क का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक साधारण पेन और एक खुरदुरी सी नोटबुक के सहारे ऐसी किताबें लिख दी जो सदियों बाद आज भी पढ़ी जाती हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो साधन इस वक्त पास में उपलब्ध हैं, उन्हीं से शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एकदम। कमियों को अपनी ताकत बनाना ही असली रचनात्मकता है। ये बात सच में बहुत हिम्मत देने वाली है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने सीमित साधनों के साथ हिम्मत करके कुछ नया शुरू कर भी दिया। एक शुरुआती ड्राफ्ट या कोई नया प्रोडक्ट बना लिया। अब वो सबसे पहले किसके पास जाता है? अपने दोस्तों के पास। जाहिर है, वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास ही जाता है उनका फीडबैक लेने के लिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित झटका लग सकता है। ये जानकर शायद किसी को भी थोड़ी हैरानी हो कि किसी बिल्कुल नए काम के लिए दोस्तों का फीडबैक हमेशा सही या मददगार नहीं होता। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़ें तो इसका कारण समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि दोस्त बुरे होते हैं या वे जानबूझकर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं।
समस्या यह है कि दोस्त या परिवार के लोग अक्सर केवल उसी चीज में सुधार बता सकते हैं जो पहले से दुनिया में मौजूद है या जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी है। उनका नजरिया सीमित होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बना रहा है जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना ही नहीं है, जो अपने आप में एकदम नया है, तो वो चीज उन दोस्तों के लिए भी उतनी ही अजनबी और समझ से परे होगी। इस बात को समझाने के लिए किताब में मशहूर बैलेरिना इसादोरा डनकन का जो उदाहरण दिया गया वो कमाल का है। वो मॉडर्न डांस वाली कहानी। बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत में जब बैले डांस बहुत ही सख्त और तय नियमों के हिसाब से किया जाता था, तब इसादोरा ने कुछ बिल्कुल अलग करने की सोची। जब उन्होंने पहली बार बिना किसी कड़े परिधान के खुले बालों के साथ अपनी स्वतंत्र और नई शैली का बैले डांस दुनिया के सामने पेश किया, तो लोग बिल्कुल सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि ये क्या है। एकदम। उन्हें समझ ही नहीं आया कि स्टेज पर आखिर हो क्या रहा है। वो कला इतनी नहीं थी कि कोई भी उस पर सही फीडबैक दे ही नहीं सका। अगर वो उस वक्त लोगों के फीडबैक का इंतजार करती या दोस्तों के ना समझ पाने को अपनी विफलता मान लेती, तो वो कभी मॉडर्न डांस की जननी नहीं बन पाती। बिल्कुल सही कहा। जब कोई इंसान विकास के एक नए सफर पर निकलता है, कुछ एकदम नया करने की कोशिश करता है, तो वो एक तरह से खुद का एक नया रूप गढ़ रहा होता है। अपना एक नया वर्जन। हाँ, और ऐसे में पुराने दोस्त अक्सर उस सफर में पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वे इंसान के उस पुराने रूप से प्यार करते हैं जिसे वे जानते हैं। वे उस नई सोच या नई कला के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ये थोड़ा दर्दनाक है लेकिन सच है ना? इसलिए अगर शुरुआती दौर में दोस्तों से तारीफ या समझ ना मिले, तो निराश होने या अपना काम छोड़ देने के बजाय इसे विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए। हर नई राह पर शुरुआत में अक्सर अकेलापन ही मिलता है और ये कोई बुरी बात नहीं है। और इसी नई राह पर चलते हुए एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी कला या अपने काम को अपना खुद का एक असली रंग देना। ऑथेंटिसिटी। हाँ, आज के समय में हर तरफ सिर्फ ट्रेंड की बात होती है। ये ट्रेंड चल रहा है, वो वायरल हो रहा है, लोगों को आजकल ये पसंद आ रहा है। लेकिन जमाने के ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय अपनी सच्ची भावनाओं को बाहर लाना ही असली सफलता है। जैसे जैक्सन पोलॉक का काम। एकदम सही। किताब में 1940 के दशक के मशहूर आर्टिस्ट जैक्सन पोलॉक का उदाहरण दिया गया है। उनका काम तो आर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति था। बिल्कुल। उस समय आर्ट की दुनिया में बहुत ही सदैव और पारंपरिक तरीके से पेंटिंग करने का चलन था। लेकिन पोलॉक ने उस समय के किसी भी प्रचलित ट्रेंड की परवाह नहीं की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेंट को सीधा जमीन पर गिराना शुरू किया। हाँ, उन्होंने एक बड़ा सा कैनवस या टेंट का कपड़ा जमीन पर बिछाया और उस पर सीधे डिब्बे से पेंट गिराकर ब्रश को हवा में झटक कर अपना आर्ट बनाना शुरू किया। सोचिए उस समय के कला समीक्षकों को ये कितना अजीब और बेतुका लगा होगा। पागलपन ही लगा होगा उन्हें तो। समय के सबसे कामयाब और महंगे आर्टिस्ट में गिने जाने लगे। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि अपनी भावनाओं को इस तरह ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए एक निडरता चाहिए होती है। जो लोग सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के लिए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, वे खुद को जमाने की जरूरत के हिसाब से ढालने लगते हैं और अपनी असलियत खो देते हैं। बिल्कुल। ऐसा करने पर वे अपने अंदर की उस अनूठी सच्चाई को खो देते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कोई भी कला, बिजनेस या विचार तभी बेहतरीन बनता है जब उसमें उसे बनाने वाले की अपनी सच्ची भावनाएं झलकती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन सामने आती है। क्या? हम बचपन से ही किताबों में और मोटिवेशनल सेमिनार्स में सुनते आ रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो और अपनी नीरस नौकरी छोड़ दो। हाँ, क्विट योर डे जॉब वाला मंत्र। बिल्कुल। लेकिन ये किताब तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है। किताब साफ साफ कहती है कि अपनी कला या अपने नए आइडिया से तुरंत पैसे नहीं मिलते, इसलिए एक नियमित नौकरी यानी एक डे जॉब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात उस आम धारणा के बिल्कुल उलट नहीं है? लोग तो कहते हैं कि 9 से 5 की नौकरी इंसान की क्रिएटिविटी को पूरी तरह चूस लेती है। फिर मैकलियोड ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नौकरी होना जरूरी है? दिन भर थकने के बाद कोई इंसान अपना आर्ट कैसे बनाएगा? ये शायद इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाला हिस्सा है। अक्सर माना जाता है कि एक सुरक्षित नौकरी कला की दुश्मन है, लेकिन तर्क बिल्कुल इसके विपरीत है। कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी इंसान पर अपने आर्ट या अपने नए कच्चे आइडिया से ही अपने घर का किराया चुकाने और पेट भरने का दबाव आ जाए, तो क्या होगा? वो इंसान वो नहीं बनाएगा जो वो दिल से बनाना चाहता है। वो मार्केट के हिसाब से चलने लगेगा। बिल्कुल, वो मजबूर होकर वो बनाने लगेगा जो बाजार में आसानी से बिकता हो। ओह, इसका मतलब है कि पैसे के दबाव में वो अपनी ही कला में एक तरह से बाजार का मजदूर बन जाएगा, जहां बॉस उसकी अपनी प्रेरणा नहीं बल्कि सिर्फ ग्राहकों की मांग होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। शौक को पेशे में बदलने का ये विचार बहुत ही रोमानी लगता है, लेकिन असलियत में ये क्रिएटिव आजादी को खत्म कर देता है। हाँ।
एक नियमित नौकरी इंसान की बुनियादी और आर्थिक जरूरतें पूरी करती है। जब सिर पर आर्थिक असुरक्षा की तलवार नहीं लटक रही होती है, तो काम के बाद या वीकेंड पे बचे हुए समय में जो कला रची जाती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। उसमें कोई दबाव नहीं होता। कोई समझौता नहीं होता। उसमें एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी होती है। इसलिए एक नियमित नौकरी कला की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक है। वो नौकरी ही असल में उस कला को फंड कर रही होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपने काम को, अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए किसी चमत्कार या किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। पहले के समय और आज के इंटरनेट युग में यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले अगर किसी को अपनी किताब छापनी होती, अपना म्यूजिक एल्बम निकालना होता या अपनी पेंटिंग दिखानी होती, तो उसे पब्लिशर, गैलरी मालिक या किसी बड़े बिचौलिए की खुशामद करनी पड़ती थी। गेट कीपर्स होते थे हर जगह। हाँ, बहुत सारे मिडलमैन होते थे जो गेट कीपर बनकर बैठे थे और वे तय करते थे कि कौन सी चीज दुनिया तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। और फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में एक बहुत ही भ्रामक कहानी बिठा दी है। वो रातों रात स्टार बनने वाली। हाँ, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि कोई अनजान सा कलाकार किसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा है और अचानक कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड डायरेक्टर वहाँ कॉफ़ी पीने आता है, उसमें छुपे हुए टैलेंट को पहचान लेता है और रातों रात उसे सुपरस्टार बना देता है। जो कि असल जिंदगी में कभी नहीं होता। असल जिंदगी में ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। अगर कोई अपने हुनर को लेकर किसी कमरे में बैठला सिर्फ इस तरह खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, तो वो बस एक मीठे भ्रम में जी रहा है। एकदम सही। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट है, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां अपनी बारी का इंतजार करना अपने ही करियर के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने के बराबर है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास हुनर है और जो बहुत मेहनती भी हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोई अचानक आकर हमारा टैलेंट पहचानेगा और हमें बड़ा मौका देगा। मौका खुद बनाना पड़ता है। आज के समय की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हर इंसान को अपनी ऑडियंस खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल। इंटरनेट एक खुला मैदान है। अपना हुनर बिना किसी झिझक के इंटरनेट पे अपलोड करके अपनी आवाज को सीधे लोगों तक पहुंचाकर अपनी पहचान बनाना ही आज के समय में सबसे प्रभावी और एकमात्र रास्ता है। अब अपनी बात कहने के लिए किसी गेटकीपर की इजाजत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने इग्नोर एवरीबॉडी से कई ऐसी बातें सीखी जो हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबसे पहले आइडियाज को जबरदस्ती खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब वे हिचकी की तरह अचानक आएं तो उन्हें तुरंत लिख लेना चाहिए। दूसरा, परफेक्शन का इंतजार किए बिना जो भी साधन इस वक्त पास में है उसी से शुरुआत कर देनी चाहिए। तीसरा, अपने नए आइडियाज के लिए दोस्तों के फीडबैक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर नई चीज शुरुआत में अटपटी ही लगती है। एकदम। चौथा, बाजार के ट्रेंड्स को भूलकर अपनी सच्ची भावनाओं को प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनी नौकरी करते हुए बिना किसी दबाव के अपनी कला को इंटरनेट के जरिए खुद दुनिया के सामने लाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसे सवाल? पूरी चर्चा में इस बात पे बहुत गहराई से विचार किया गया कि पैसे के लिए कला बनाने से आज़ादी छिन जाती है और बाजार के ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ता है, इसलिए डे जॉब जरूरी है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी वो कला जिसे उसने बिना किसी ट्रेंड की परवाह किए सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि और पूरी ईमानदारी से इंटरनेट पर डाला था, वो अचानक वायरल हो जाए। अगर वही अनोखी कला खुद रातों रात एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाए और पूरी दुनिया वैसी ही और कला की मांग करने लगे, तो क्या तब भी वो इंसान अपनी उस कलात्मक आजादी को बचा पाएगा? बाप रे। या फिर अनजाने में वो खुद के ही बनाए गए उस नए ट्रेंड का गुलाम बन जाएगा, जहां उसे बार बार मजबूरी में वही दोहराना पड़े जो लोगों को एक बार पसंद आ गया था। ये तो एक बहुत ही गहरा और दिमाग को घुमा देने वाला सवाल है। एक ऐसा जाल जिसे इंसान ने किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी ही भारी सफलता से बुना हो। इस एक विचार ने तो आज के इस पूरे गहन अध्ययन को एक बिल्कुल ही नए और दार्शनिक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। इस सवाल का कोई एक सीधा या आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से खुद से पूछने और इस पर गहराई से सोचने लायक है। आज की इस चर्चा से जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, वे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने काम में उतारने के लिए हैं। रचनात्मकता और नए विचारों का सफर कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होता,
लेकिन अगर इन मानसिक बाधाओं को पहचान कर पार कर लिया जाए तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाता है। सही बात है। उम्मीद है इस चर्चा ने हमारे दिमाग में चल रही कई उलझनों को सुलझाने का काम किया होगा। तो इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ आज की इस शानदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।